नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं समरीन सिद्दीकी। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार थमा। 19 जिलों की 89 सीटों पर 788 उम्मीदवार मैदान में। भाजपा, कांग्रेस और आप में जमकर चले तंजबाड़। फिरोजाबाद जिले में भीषण अग्निकांड, 3 मंजिला इमारत में भयंकर आग से 6 लोग जिंदा जले, 2 घायलों का चल रहा है उपचार। राजधानी के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच में आई तेजी, तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव समेत 2 वरिष्ठ अधिकारियों पर कस सकता है शिकंजा। और आगरा के वायुसेना स्टेशन में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शुभारंभ। कहा, भारत अपने क्षेत्र की साझेदारियों को निभा रहा है बखूबी। और अब समाचार विस्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार मंगलवार शाम थम गया। कुल 19 जिलों, कक्ष और सौराष्ट्र के क्षेत्रों की 89 सीटों के लिए 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में परंपरागत रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार अब पार्टी भी मैदान में है। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का काम शाम 5 बजे खत्म हो गया। प्रथम चरण में राज्य की 19 जिलों की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। ये 19 जिले सौराष्ट्र, कक्ष और दक्षिणी गुजरात के हैं। इनमें कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, देवभूमि द्वारिका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड़ हैं। पहले चरण में कुल 788 उम्मीदवार हैं, जिसमें 719 पुरुष उम्मीदवार और 69 महिला उम्मीदवार हैं। इन सभी जगहों पर प्रचार के आखिरी दिन तमाम दिग्गजों ने जमकर प्रचार किया। उधर दूसरे चरण के लिए प्रचार का काम जोरों पर है। बीजेपी की ओर से कमान संभाली है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। मंगलवार को दोनों नेताओं ने कई रैलियों को संबोधित किया और विरोधियों पर जमकर वार किया। अमित शाह ने दाहोद और खेड़ा में रैली को संबोधित किया, तो जेपी नड्डा ने भी दाहोद में रैली कर पार्टी के लिए वोट मांगे। 15 नवेम्बरे भगवान बिरसा मुंडानी जन्म जयंती तो मनावत है। एमने 10 आदिवासी स्वातंत्र्य संग्रामના નેતાઓ જેમને પોતાનું જીવન આ દેશને આઝાદ કરવા માટે બલિદાન કર્યું, એવા 10 મ્યુઝિયમ સંગ્રહાલય બનાવવાની શરૂઆત કરી। देशना 10 राज्यों में संग्रहालय बनाए। हम 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो जिस तरीके का इंतजाम हम लोगों ने किया है वह सच में गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता करता है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुख्यमंत्री अमृत योजना में 41 लाख परिवारों को आप लोगों ने और जोड़ा है। उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। इसके अलावा भी पार्टी के कई नेताओं में रैली करके वोट मांगे। बीजेपी के अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भी प्रचार में लगे हैं। दोनों दलों के नेता रोड शोज और रैलियां करके जन समर्थन जुटा रहे हैं। वडोदरा में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने रोड शो आयोजित किया। भगवंत मान ने कहा कि गुजरात में 8 दिसंबर को नया सूरज निकलने वाला है। गुजरात जो है वो दवाओं की राजनीति में जी रहा था, अब बदलाव की राजनीति चाहता है। पहले क्या होता था गुजरात में, पंजाब में और दिल्ली में तो बदल गया, अब गुजरात की बारी है। राज्य में पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी। दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होना है और 8 दिसंबर को मालूम चलेगा कि क्या गुजरात की सत्ता पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहेगा या फिर कोई और बाजी मार लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हुए कांग्रेस और आप पार्टी को आड़े हाथों लिया। महीर, सागर, आनंद और वडोदरा में 4 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए उन्होंने भाजपा के कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे पर नाकाम है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और आप पार्टियां ऐसी हैं जो चुनाव में दिखती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। तो देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली पार्टी है, शहीदों का अपमान करने वाली पार्टी है,
सैनिकों का अपमान करने वाली पार्टी है। सरदार साहब को सम्मान नहीं दिया था कांग्रेस ने, और जब सरदार साहब ने संकल्प लिया था सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का, कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व ने विरोध किया था। जब प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आ रहे थे, तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था। भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो इसलिए ही बाधित था क्योंकि कांग्रेस बैरियर के रूप में काम कर रही थी। ये देश के विकास का बैरियर भी है, आस्था के सम्मान का बैरियर भी है, बहन बेटियों की सुरक्षा का बैरियर भी है, और यह देश को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने का बैरियर भी कांग्रेस बनी हुई है। फिरोजाबाद जिले के थाना जसराना क्षेत्र ग्राम पाडम में 3 मंजिला इमारत में भयंकर आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है और सभी शव के पोस्टमार्टम की तैयारी हो रही है। डीएम रवि रंजन एवं एसएसपी आशीष तिवारी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि इन्वर्टर बैटरी से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से यह हादसा हुआ है। मरने वालों में एक महिला सहित 3 वयस्क एवं 3 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 2.5 घंटा रेस्क्यू चलाकर लोगों को निकाला जा सका है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आग पर काबू पाने के लिए जिले के अलावा आगरा, मैनपुरी और एटा से भी दमकल की गाड़ियां मंगाई गई हैं। डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा दुख प्रकट किया और मरने वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की घोषणा भी की है। घटनास्थल पर नीचे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक व सर्राफे की दुकानें और ऊपर रिहाइश थी। गांव में गमगीन माहौल है। हृदय विदारक दुखद घटना हुई है। यहाँ पे पाडम कस्बा है जो जसराना थाना के अंतर्गत। प्रथम दृष्टया ये शॉर्ट सर्किट से आग लगने की समझ में आ रहा है। इसके बाद इसमें आगे हम इसमें तहकीकात कर रहे हैं। इसमें एक ही परिवार के 9 लोग थे, जिसमें से 3 लोगों की जान बचा ली गई, लेकिन 6 लोग मृतक हुए हैं। इसमें से 3 बच्चे हैं और बाकी 3 एडल्ट हैं। इसमें घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से हर एक मृतक के लिए 2-2 लाख रुपए की धनराशि का अनाउंसमेंट किया गया है और बाकी जो भी हमारे घायल हैं उनको निकाल लिया गया है। वो लोग अभी सकुशल हैं। हमारा थाना पड़ता है उसमें पाडम कस्बा है, जिसमें जो घर है इसमें शॉर्ट सर्किट से प्रथम दृष्टया जो है वो आग लगने की बात बताई जा रही है इन्वर्टर बैटरी में, और उसकी वजह से आग लग गई, जिसमें एक परिवार के जो 9 लोग थे उसमें से 3 लोग जो है बचे हैं और 6 लोग जो हैं वो उसमें 3 एडल्ट और 3 बच्चे जो हैं उनकी प्रथम दृष्टया अभी मौत बताई जा रही है। ये बड़ी ही दुखद घटना है जिसमें इमीडिएटली पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए यहाँ पर आगरा, मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद से 18 दमकल की गाड़ियाँ और 12 थानों की पुलिस जो थी वो यहाँ पर पहुँचाई गई और रेस्क्यू अभियान किया गया। लगभग रेस्क्यू अभियान 2.5 घंटे चला है। गोमती रिवरफ्रंट घोटाले मामले में सीबीआई ने तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव की भूमिका की जांच शुरू कर सकती है। सीबीआई ने 2017 में गोमती रिवरफ्रंट मामले की जांच कर रही है। सूत्रों का कहना है कि गृह विभाग ने बीते दिनों रिवरफ्रंट के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठकों से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही जांच की कार्रवाई तेजी पकड़ सकती है। सपा शासनकाल में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे 2 पूर्व आईएएस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच के घेरे में है। सीबीआई ने नवंबर 2021 में तत्कालीन सिंचाई मंत्री, तत्कालीन मुख्य सचिव और प्रमुख सिंचाई तथा मुख्य सचिव रहे एक अन्य अधिकारी के विरुद्ध जांच करने की अनुमति मांगी थी। गोमती रिवरफ्रंट के निर्माण में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं और प्रवर्तन निदेशालय ने भी इस मामले में मार्च 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल आगरा के वायुसेना स्टेशन में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 के शुभारंभ के मौके पर वायुसेना के जाबाजों के हवाई कर्तव्यों को देखा और आसियान देशों की विभिन्न एजेंसियां आगरा में संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। ये आयोजन 30 नवंबर तक चलेगा। 3 दिनों की मानवीय सहायता और आपदा राहत पर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर भारत अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है और इस क्षेत्र में सागर यानी सभी के लिए सुरक्षा और विकास के विजन पर काम करता है। इंडियन ओशन दुनिया में एकमात्र ओशन है जो हमारे देश इंडिया के नाम पर पड़ा है और इस रीजन को लेकर हम अपनी जिम्मेदारी भली भांति समझते हैं। इस रीजन के लिए हमारा विजन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन अथवा सागर द्वारा संचालित है, जिसके अनुरूप हम रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी और नेचुरल डिजास्टर्स जैसे थ्रेट्स आज से निपटने के लिए मल्टीपल पार्टनर के साथ सहयोग कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने क्षेत्र की साझेदारी को मानवीय सहायता और आपदा के समय राहत पहुंचाने का काम कर रहा है। पिछले कुछ समय में भारत की ताकत अभूतपूर्व गति से बढ़ी है। इस ताकत ने न केवल अपने देश के नागरिकों बल्कि हमारे रीजनल पार्टनर्स को हुई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ प्रदान करने की कैपेसिटी, इसकी रिलायबिलिटी दोनों में बढ़ोतरी हुई है। विगत कुछ वर्षों तक एशिया तथा विश्व के डेवलपिंग नेशंस ने डिजास्टर रिलीफ के लिए डेवलप्ड कंट्रीज की सहायता ली है, जो ऐसे कार्य के लिए काफी सक्षम रहे हैं। पर अब भारत एक रीजनल लीडर और इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में आगे बढ़ा है। मल्टीलेटरल पार्टनरशिप को सुदृढ़ करने के लिए हमने रीजनल मैकेनिज्म्स के अंतर्गत इंगेजमेंट की ओर भी ध्यान दिया है। इससे इंटर ऑपरेबिलिटी में भी बढ़ोतरी हुई है और इसके कारण क्राइसिस सिचुएशंस में हम फास्टर रिस्पांस करने में सक्षम हुए हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल सहारनपुर के पिलखनी स्थित शेख उल हिंद मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ने मेडिकल कॉलेज में आधुनिक तकनीक से लैस 3 चिकित्सीय मशीनों का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का भी जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिए गए थे कि जो भी मशीन कार्य नहीं कर रही हो उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराए, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जा सके। मैंने जब इस विभाग का चार्ज लिया तो हमने पूरे प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में और मेडिकल संस्थाओं में ये पूछा कि कौन सी मशीनें ऐसी हैं जो अभी कार्य नहीं कर रही हैं। हम सभी जगह जा रहे हैं, हर स्थिति में जो भी दिक्कतें हैं उनको हम दूर करेंगे। आज हम बिंदुवार समीक्षा भी करेंगे, अधिकारियों से बात भी करेंगे और पूरी सहूलियतें लोगों को उपलब्ध कराएंगे। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार आकाश सक्सेना के समर्थन में चुनाव प्रचार करने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। इस अवसर पर उन्होंने एक जिन की कहानी भी सुनाई। आज आपसे अपील करने के लिए आया, हम सब इकट्ठा होकर के एक एक वोट अपने भाई आकाश सक्सेना को देंगे। ये वोट कमल चुनाव चिन्ह पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याण कार्यक्रम जो है, सामान्यतः लोग रामपुर को लोग विदेश भावना के कारण जानते हैं, लेकिन पिछली बार रामपुर आया तो हमें पता चला चाकू के साथ वायलिन भी यहां बनती है और दुनिया को जाती है वायलिन यहां से। जो संगीत की धारा रामपुर से निकलती थी उसे कमजोर किया गया और अन्य जो विध्वंसकारी ताकतें थी उनको ऊपर किया गया। लेकिन अब रामपुर में ये नहीं होगा। हम यहां वायलिन की धुन को दुनिया के आसमान पर पहुंचाना चाहते हैं और यह काम आकाश सक्सेना करेगा। प्रयागराज में एलओपी बाग स्थित ज्योतिष पीठ के पीठों द्वारा ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के 150वें जन्मोत्सव के तहत आयोजित आराधना महोत्सव का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने किया। इस मौके पर बोलते हुए मोहन भागवत ने कहा कि स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने जीवन में सही मार्गदर्शन के लिए अध्यात्म का ज्ञान लेना आवश्यक बताया है। इस मौके पर मोहन भागवत ने कहा कि अध्यात्म हमें मनुष्यता की ओर ले जाता है। जीवन में अध्यात्म का बहुत ज्यादा महत्व है। आध्यात्मिक उन्नति से ही मानव का विकास हो सकता है। उन्होंने कहा कि संतों और आचार्यों
आचार्यों का स्मरण हमारे जीवन को बेहतर बनाता है और अध्यात्म को अपना आधार बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्तिगत जीवन में अध्यात्म की जानकारी लेने पर जोर दिया। इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने भी अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी और बड़ी संख्या में साधु संत और आम जनमानस मौजूद थे। जीवन को मनुष्य जीवन होना है, जीवन को भगवत्ता की तरफ बढ़ना है, तो उसको आध्यात्मिक ही होना पड़ता है। आध्यात्मिक अलग, भौतिक अलग, ऐसा अलग अलग करके सबको देखने की वृत्ति, ये हमारी वृत्ति नहीं है। हम लोग एकात्म और समग्र दृष्टि से सारी बातों को देख रहे हैं, ये हमारी परंपरा है। और इसलिए संतों का स्मरण, आचार्यों का स्मरण, ये क्या है? ये तो वो आध्यात्मिक साधना है, उसका जीवन से कोई संबंध नहीं, ऐसा मत मानो। हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन उसी का आधार वो है, हमारा पारिवारिक जीवन उसका आधार भी वही है, हमारा राष्ट्रीय सामाजिक जीवन उसको भी शुद्ध बनाने वाला वही है। देखिए, सारे समाज को जगाने वाले जितने महापुरुष हो गए, उन सब ने अध्यात्म को अपना आधार बनाया। काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु के ओडीओपी का स्टॉल लगाया गया है, जो वहां के किसानों को मिलने वाली सुविधाओं की कहानी कह रहा है। साथ ही काशी तमिल संगमम में काशी के लोगों को आकृष्ट भी कर रहा है। ये एक स्टॉल है इस पवेलियन में जो एम्फी थिएटर में है। तमिलनाडु के जो प्रोडक्ट हैं हर जिले के, उन जिलों के खाद्य जो उत्पाद हैं वो यहाँ पर लगा रखा है। ये तिरुजी हैं। तिरुजी जो आप लोगों ने लगा रखा है, कितने जिलों के और क्या क्या आपके बेहतरीन उत्पाद हैं और किस तरह से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? जी सर, ये हम तमिलनाडु से प्रोडक्ट लेके आया है। हम 38 डिस्ट्रिक्ट से सभी डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट्स हम लेके आ किया है। हम ये एक PMFME स्कीम हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरा देश में। उसका स्कीम का नाम PMFME स्कीम, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ये सभी माइक्रो एंटरप्राइज के लिए उनका कैपेसिटी बढ़ने के लिए हमारा मध्य सरकार ने इम्प्लीमेंट कर रही है स्कीम। अभी तमिलनाडु से 19 यूनिक प्रोडक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किया है। उसी प्रोडक्ट्स हम यहाँ रखे हैं, ये पब्लिक डिस्प्ले के लिए हम यहाँ रखे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस है। हम कल 1000 लोग आ रहे हमारा स्टॉल को। हम स्कीम अवेयरनेस भी चल रहे, उनका प्रोडक्ट भी पता हो रहे। हमारा तमिलनाडु का यूनिक प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे लोग का अभी पता हो गया। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारा गवर्नमेंट से। ये इनका बताना है कि जो तमिलनाडु के उत्पाद हैं उनके बारे में यहाँ के लोगों को भी जानकारी हो रही है, और यही तो मकसद है काशी तमिल संगमम का, कि जो उत्पाद हैं, जो संस्कृति है, उसके बारे में लोग जानें, भाषा को समझें। यहाँ पे आई विजिट। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट कि हम डिफरेंट स्टेट्स की चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हैं। और एक ये प्लस पॉइंट है कि इन लोगों ने बताया है कि दीज प्रोडक्ट्स आर सन ड्राइड, देयर इज़ नो केमिकल, सो आई एम अप्रिशिएटिंग देयर एफर्ट्स। ये देखिए, एक प्रोफेसर होने के नाते एक और अच्छी जानकारी इन्होंने दी, जो इन लोगों ने बताया है प्रोफेसर को कि ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह नहीं है, कोई केमिकल नहीं मिला हुआ है। तो ये एक और अच्छी बात है कि लोग यहाँ आके इस तरह की चीज़ें भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं। धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने BHU को इसके लिए सेलेक्ट किया। ये सब हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों और अध्यापकों के लिए बहुत गर्व की बात है। ये यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री को प्रोफेसर धन्यवाद देना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि कितने गर्व की बात है कि हमको आतिथेय का मौका मिला, जिसके लिए काशी जानी जाती है, अतिथि देवो भव का भाव रखती है, उसका भी प्रोफेसर ने बताया। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई।
चिंता मत कर मेरे भाई, अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 65 जोड़ों की शादी कराई गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद, पूर्व विधायक अनीता कमल, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ मिथिलेश त्रिपाठी समेत प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सांसद प्रवीण निषाद ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व प्रदेश की सरकार बनी है, लगातार जन कल्याणकारी विकास योजनाएं धरातल पर पहुंच रही हैं और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 65 जोड़ों की शादी संपन्न हुई है। स्थानीय निकाय के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो स्वीकार करेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में बनी है, तो लगातार जन कल्याणकारी और विकास की योजनाएं धरातल पर पहुंच रही हैं। उसके अंतर्गत आपको देखने को मिला है कि इस तहसील में 65 जोड़ों का शादी संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 65 जोड़ों का यहाँ पे लोगों को शादी करके उनको 35,000 रुपये उनके खाते में डाला गया, 10,000 का उनको सामान दिया गया और 6,000 इस पूरी व्यवस्था में लगाया गया। ऐसे ही लगातार मुख्यमंत्री आवास योजना मिल रही है, शौचालय मिल रहा है, गाँव की सड़कें विकास के लिए लगातार गाँव तक पहुँच रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जनपद फतेहपुर के भिटौरा ब्लॉक परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुई। नवविवाहित जोड़ों को एक पौधा, वैवाहिक सामग्री व शादी का प्रमाण पत्र वितरित कर आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत फतेहपुर जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में 551 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 546 जोड़ों का विवाह व 5 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख भिटौरा, जिला समाज कल्याण अधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद नगर पालिका क्षेत्र फतेहपुर के देवीगंज मोहल्ला में 36 लाख की लागत से 400 मीटर नव निर्मित सड़क का लोकार्पण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ, सरकार का अभिनंदन करती हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी। और आज एक ये सड़क जहाँ मैं खड़ी हूँ, शायद ये जब पुल बना होगा तब से ऐसे ही पड़ी हुई थी। मैंने उसकी पूरी जानकारी ली, फिर मैंने तत्काल PWD वालों को बुलाया, ईओ को बुलाया, ये हैंडओवर रोड करवाया। मैंने तत्काल कहा उसे ईओ से कि इसको पहले काम करवाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये रहता है और उनको बहुत दिक्कत थी। बच्चों के लिए भी सब्जी खरीदने वाले लोग आते थे। ये दोनों तरफ, उधर वाला भी इधर वाला, उधर थोड़ा शेष बचा है वो भी हो जाएगा। और मैंने बोला कि नाली भी पाड़ दी जाए, नाली खुली न रहे। पूरी प्रदेश में सड़कें अच्छी हों, ये सरकार की मंशा है। उसी के आपको मालूम होगा कि चौडगरा वाली बहुत ख़राब सड़क थी, उसमें भी काम शुरू हो गया है। ललौली वाली में और इस धाता से हिनौता मार्ग वो भी काम शुरू हो गया है। तो जो भी सड़कें थी उन पर काम शुरू हो गया। जहाँ भी सड़कें खराब हैं उन पर हमारा फोकस है कि सड़कों का काम। हाँ, ये सरकार की योजना हमको बहुत अच्छी लगी, इसलिए हम इनको चाहते हैं और ये बारंबार आए, बारंबार बने ये सरकार। ये हम गरीबों के लिए पैसा नहीं है तो कहाँ शादी ब्याह करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी कहाँ शादी कर पाते। इससे बढ़िया हमको शादी हो रही साहब, बढ़िया सरकार है। 35,000 रुपये और सामान मिलता है। जनपद बलरामपुर में जहां शिक्षा के क्षेत्र में सुधार देखा जा रहा है, वहीं छात्रों को विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में MLK PG कॉलेज में 5 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को विभिन्न उपयोगी प्रशिक्षण दिया गया। MLK PG कॉलेज बलरामपुर में छात्र छात्राओं को स्काउट गाइड शिविर के माध्यम से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास में प्रशिक्षित कर उन्हें स्थानीय और राष्ट्रीय समुदाय के लिए जिम्मेदारी का एहसास कराएगा। सभी रोवर रेंजर छात्र छात्राओं को निस्वार्थ भाव से समाज के विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करने हेतु समाज सेवा के लिए प्रेरित किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो भारत में संचालित है। इसमें प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, चतुर्थ सोपान कर करके इंटरमीडिएट पास करके बच्चे आते हैं यहाँ डिग्री लेवल में। और ये रोवर्स एंड रेंजर्स आर द सीनियर विंग ऑफ द भारत स्काउट गाइड। तो इसके अंतर्गत ये विभिन्न प्रकार की जीने की कला सीखते हैं कि आइदर दे आर इन फॉरेस्ट, they have nothing to eat, but they arrange that food in a special base, and they create the tambu and tent also, and they maintain all the facilities regarding for the living of the certain days for 3 or 4 or a week. स्काउट माइंड में आने से बहुत सारी मतलब हमें जानकारियाँ मिली और कैसे इमरजेंसी कॉल में मतलब जैसे आपातकालीन समय में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे ये सारी चीज़ें हमें यहाँ इस स्काउट गाइड शिविर में कैंप मतलब पता चला। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं नॉलेज, जैसे कोई अब डूब गया जैसे पानी में तो पैसे कैसे बचाना चाहिए। हम लोगों की सेवा करने के लिए लिए हैं, कुछ खुद नया सीखने के लिए लिए हैं। जैसे हमें कुछ नहीं मालूम होता है, हम कहीं परिस्थिति में फंस जाते हैं तो उसको आजकल हम सीखे रहेंगे, जाने रहेंगे तो परिस्थिति में फंस जाएंगे तो लोगों की भी सेवा कर सकते हैं, अपनी भी कर सकते हैं, लोगों की बचाव भी कर सकते हैं। मुझे भी पता नहीं था स्काउट गाइड के बारे में, लेकिन मेरे सीनियर से मुझे पता चला तो हम भी सोचे मैं भी इसकी जानकारी करना चाहती हूँ, क्या है ये, क्यों किया जाता है। तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ के नियम सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। जो सिखाया गया यहाँ पे कैसे रहना है आपातकालीन में, अगर जो किसी समस्याओं से आप घिर जाओ तो वहाँ कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, बिना बर्तन के कैसे खाना बनाना है, और टेंट वगैरह मतलब जैसे कैसे रहना है, बहुत अच्छे से यहाँ सिखाया गया है। जनपद अलीगढ़ में 29 नवंबर को कलेक्ट्रेट परिसर से स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत प्लास्टिक मुक्त पंचायत अभियान के दौरान एकत्रित सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा की शव यात्रा को जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर से सभी ग्रामों में सिंगल यूज प्लास्टिक एकत्रीकरण अभियान चलाया गया था। इस अभियान के दौरान एकत्रित सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा की शव यात्रा उसके बाद रिसाइकिल के लिए कचरा प्रबंधन इकाई तक भेजा गया। सफाई कार्मिकों ने तैनाती क्षेत्र में कूड़े के रूप में पड़े हुए सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन, बोतल, डब्बे को एकत्रित कर सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करते हुए न्याय पंचायत स्तर पर चिन्हित प्लास्टिक संग्रहण केंद्र पर एकत्रित किया था। अभियान का मुख्य उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने के लिए जागरूकता पैदा करना है। लेकिन जो प्लास्टिक है वो प्रतिबंधित प्लास्टिक के प्रति अभी गांव के स्तर पर उतनी जागरूकता नहीं है। इसलिए जनपद अलीगढ़ में एक कोशिश की गई है कि 14 ब्लॉक के 29 गांवों से भी हमने इसकी शुरुआत की है। सभी गांव में प्लास्टिक बैंक बनाए गए हैं ताकि लोग अगर गलती से भी प्लास्टिक का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसको एक जगह संचित कर दें। और सिंगल यूज प्लास्टिक को हतोत्साहित करने के लिए स्कूलों के माध्यम से और ग्राम पंचायतों के माध्यम से जागरूकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं ताकि लोगों में इस हैरस हों लोग और इसके प्रति एक जो अनावश्यक का एक आग्रह है लोगों का प्लास्टिक के इस्तेमाल का, वो अपने आप। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार थमा। 19 जिलों की 89 सीटों पर 788 उम्मीदवार मैदान में। भाजपा, कांग्रेस और आप में जमकर चले तंजबाड़। फिरोजाबाद जिले में भीषण अग्निकांड, 3 मंजिला इमारत में भयंकर आग से 6 लोग जिंदा जले, 2 घायलों का चल रहा है उपचार। राजधानी के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच में आई तेजी, तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव समेत 2 वरिष्ठ अधिकारियों पर कस सकता है शिकंजा। और आगरा के वायुसेना स्टेशन में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शुभारंभ। कहा, भारत अपने क्षेत्र की साझेदारियों को निभा रहा है बखूबी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।